पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान। हाय फ्रेंड, हम आपको एक ऐसा शहर दिखाने वाले हैं जहां पर 70 से 100 रुपये किलो F-35 बिक रहा है कबाड़ी में, स्क्रैप में। तो फिर बने रहें चैनल पर। अगर आपको देखना हो कि F-35 जो अमेरिका का बहुत ही स्टील्थ फाइटर माना जाता है और यहाँ मिलता है 70 से 100 रुपये केजी। तो चलिए, ये है यमन, जिसे आधिकारिक तौर पर यमन गणराज्य यानी जमहूरियत अल यमन कहा जाता है। अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा एक खूबसूरत और ऐतिहासिक देश है। इसे हिंदी अंदाज में समझते हैं, जैसे कि गपशप में बताया जाता है। तो चलिए बात करते हैं यमन का भूगोल और बताएंगे आपको एक नज़र में। यमन का स्थान ऐसा है कि ये अरब सागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर के किनारे बसा है। इसके पड़ोसी हैं उत्तर में सऊदी अरब जो बड़ा भाई जैसा है, पूर्व में ओमान जो शांत पड़ोसी की तरह है, दक्षिण और पश्चिम में समुद्र जो इसे व्यापार और संस्कृति का पुराना केंद्र बनाता है। यमन का क्षेत्रफल लगभग 5,27,968 वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत के गुजरात से थोड़ा सा बड़ा, लेकिन जनसंख्या करीब 3.3 करोड़ है, जो इसे घनी आबादी वाला नहीं बनाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 70 से 100 रुपये किलो मिल जाएगा F-35। हम उन सरकारों पर दुनिया के सभी देशों से यह आग्रह करेंगे कि अगर उन्हें कबाड़ी में F-35 खरीदना हो तो यमन में जाकर खरीद लें और गरीब जनता का टैक्स का पैसा यूं ही ना लुटाएं, बचत करें, भविष्य में काम आएगा। गरीब जनता का पैसा जो टैक्स में पे करते हैं उन्हें इस तरह से ना लुटाएं। डोनाल्ड साहब आजकल F-35 के लिए कस्टमर खोजते फिर रहे हैं। लगभग उनके पास 800 F-35 उनके स्टॉक में पड़ा है, और जो भी बेचारा यमन की तरफ जाता है उसे वो जमा करता है और कबाड़ी में बेचता है। बने ऐसे ही आप इंटरनेशनल खबर के लिए इस चैनल को देख सकते हैं। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आपने सन्नी देओल को देखा गदर पिक्चर में टेबल उखाड़ते हुए, और हाल फिलहाल नरेंद्र दास मोदी जी ने पाकिस्तान की और जाने वाली नदियों के पानी को बंद कर डाला। तो चलिए आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की और बहने वाली नदियों, उनके नाम और स्थिति, और कितना पानी डेली पाकिस्तान की ओर जाता है। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेंगे चैनल पर। भारत से पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदियाँ सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। ये नदियाँ भारत के हिमालयी क्षेत्रों से निकलती हैं और पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। सिंधु इंडस यानी तिब्बत के मानसरोवर के पास चीन का बाब जलधारा से निकलती है। यह भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंत में अरब सागर में मिलती है। झेलम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से निकलती है और पाकिस्तान में चीनाब नदी में मिलती है। चीनाब हिमाचल प्रदेश के टांडी गांव में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। यह जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में बहती है। रावी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से निकलती है और पंजाब के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सतलुज तिब्बत के राक्षस ताल के पास से होकर निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर पाकिस्तान में जाती है। ब्यास हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। यह सतलुज नदी में मिलने से पहले पंजाब में बहती है और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान में पानी की आपूर्ति में योगदान करती है। इन नदियों का प्रवाह भारत से पाकिस्तान की ओर प्राकृतिक ढलान के कारण होता है और इन्हें नियंत्रित करना जटिल है।
दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि डेली इंडिया से पाकिस्तान की ओर कितनी जल बह के जाती है। तो चलिए इस सवाल का जवाब भी हम आपको बता ही देते हैं। भारत से पाकिस्तान में प्रतिदिन बहने वाली पानी की मात्रा नदियों के प्रवाह और मौसम बदलाव पर निर्भर करती हैं। सिंधु नदी प्रणाली सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज के तहत औसतन 182 बिलियन क्यूबिक मीटर लगभग 182 क्यूबिक किलोमीटर पानी प्रति वर्ष पाकिस्तान में बहता है। अगर इसे हम प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो औसत दैनिक प्रवाह अगर देखें तो 182 बिलियन क्यूबिक मीटर भागा 365 दिन बराबर 498 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन 498 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन पानी पाकिस्तान की ओर बहता है। पानी का प्रवाह मानसून जुलाई अक्टूबर में अधिक और शुष्क मौसम अक्टूबर मार्च में कम होता है। भारत के पास अभी पश्चिमी नदियों के पानी को पूरी तरह रोकने के बुनियादी ढांचा क्षमता नहीं है, लेकिन बांधों से प्रवाह को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। भारत पाकिस्तान सीज फायर क्या है? सीज फायर एक ऐसी सहमति है जिसमें दो देश या पक्ष युद्ध, सैन्य कार्रवाई या हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए सहमत होते हैं। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में सीज फायर आमतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी, ड्रोन हमले या अन्य सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए होता है। यह समझौता दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से कश्मीर जैसे विवादित क्षेत्रों में। 9 मई 2025 को IMF द्वारा पाकिस्तान ने मजबूर होकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से पाकिस्तान ने दो अलग अलग कार्यक्रमों के तहत कुल 2.4 बिलियन USD लगभग 20,000 करोड़ रुपए को मंजूर किया, यानी कि उसने कर्जा लिया। भारत ने इस कर्ज के खिलाफ 9 मई 2025 को IMF की बैठक में कड़ा विरोध दर्ज किया, यह कहते हुए कि इन फंड्स का उपयोग सीमा पर आतंकवाद के लिए हो सकता है। भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, अब्सेंट किया, क्योंकि IMF नियमों में नो वोट का प्रावधान नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस कर्ज को भारत की दादागिरी कहा। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित F-35 अमेरिका की सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। अमेरिका इस जेट का सबसे बड़ा ऑपरेटर है और इसका स्टॉक संचालित और ऑर्डर किए गए जेट्स काफ़ी मात्रा में स्टॉक में भी है। 2025 तक अमेरिका के पास कुल 6000 से अधिक F-35 जेट्स विभिन्न वेरिएंट में उपलब्ध हैं। ऑर्डर और भविष्य की डिलीवरी। कुल ऑर्डर अमेरिका ने 1707 F-35 जेट्स ऑर्डर किए हैं। कुल 2049 तक डिलीवरी किए जाएंगे, 2049 तक डिलीवरी किए जाएंगे, जो कि लोग वायुसेना के लिए लेते हैं। ठीक है। 2024 में लॉकहीड मार्टिन ने 2024 में अमेरिका और उसके सहयोगियों को 110 F-35, 110 F-35 जेट्स डिलीवर किए, जिनमें से अधिकांश अमेरिका से लिए गए थे। 2025 में भविष्य की योजना अमेरिका 2080 तक 25,000 F-35 जेट संचालित करने की योजना बना रहा है, लेकिन यमन जैसे छोटा सा देश F-35 को लगातार गिरा रहा है, जिससे इसका भाव कचड़े की तरह नीचे गिरता जा रहा है। और तो और अब इसे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, इनके पास स्टॉक काफ़ी पड़ा है। इसलिए ट्रम्प साहब चाहते हैं कि ये F-35 बिक जाए, चूँकि ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इसका तोड़ अब मार्केट में आ गया है, जो कि इसे खरीदार की ओर आकर्षित नहीं कर रहा है। इसलिए ट्रम्प साहब ऐसे देश की तलाश में हैं जो लड़े मरे और इनसे ये F-35 खरीदे। तो F-35 के गिरते बाजार को संभालने के लिए ट्रम्प साहब ग्राहक खोज रहे हैं, और एक ग्राहक तो मजबूर होकर IMF से कर्जा लिया। अब देखिए
कि ये F-35 कौन कौन देश खरीदता है, और एलन मस्क के द्वारा कहा गया बात कि F-35 अब कबाड़ हो चुका है, तो कबाड़ में अब कौन पैसा लगाता है, देखते रहिए आगे तक। दोस्तों, तूफान आने से पहले शांति छा जाता है, ठीक उसी तरह का हाल है। ये सीज फायर तत्कालीन क्षण के लिए है, युद्ध अभी लंबा चलेगा। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू लिसनर। CT स्कैन कोर्स क्या है? CT स्कैन कंप्यूटर टोमोग्राफी कोर्स एक पैरामेडिकल कोर्स है जो छात्रों को CT स्कैन मशीन को ऑपरेट करने, मरीजों की स्कैनिंग करने और उच्च गुणवत्ता वाली इमेज तैयार करने की ट्रेनिंग देता है। यह कोर्स आम तौर पर डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या डिग्री प्रोग्राम के रूप में उपलब्ध होता है। CT स्कैन तकनीक, मशीन को चलाने और मेंटेन करने का तरीका। शारीरिक रचना, एनाटॉमी, मानव शरीर की संरचना और अंगों की जानकारी। रेडियोलॉजी प्रक्रियाएं, स्कैनिंग के दौरान रेडिएशन सेफ्टी और मरीज की देखभाल। मरीज की तैयारी, स्कैन से पहले मरीज को तैयार करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। रिपोर्ट तैयार करना, स्कैन की इमेज को रिकॉर्ड करना और रेडियोलॉजिस्ट को देना। अब चलिए हम कोर्स की अवधि की बात करते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने से 1 साल, डिप्लोमा कोर्स 1 से 2 साल, डिग्री कोर्स 3 से 4 साल। योग्यता 10+2 12वीं साइंस स्ट्रीम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास होना चाहिए। न्यूनतम अंक 50% अंक जरूरी हो सकते हैं। कुछ संस्थानों में 10वीं पास के लिए भी सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया मेरिट बेस्ड, 12वीं 12वीं के अंकों के आधार पर या प्रवेश परीक्षा। कुछ कॉलेजों में ऐसा भी नियम होता है। CT स्कैन कोर्स के फायदे। हेल्थ केयर सेक्टर में कैरियर, CT स्कैन तकनीक की मांग हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर और क्लिनिक में बढ़ रही है क्योंकि डायग्नोस्टिक इमेजिंग की ज़रूरत बढ़ रही है। स्थानीय नौकरी के अवसर, यह कोर्स के बाद आपको अपने शहर में ही हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर में नौकरी मिल सकती है जिससे दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विकास के अवसर, अनुभव के साथ आप सीनियर टेक्नीशियन, सुपरवाइजर या मेडिकल इमेजिंग में रिसर्चर बन सकते हैं। आप रेडियोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग या हेल्थ केयर मैनेजमेंट में उच्च शिक्षा ले सकते हैं। तकनीकी और मरीज की देखभाल का मिश्रण, यह कोर्स तकनीकी कौशल और मरीजों की सेवा करने का अवसर देता है जो एक संतोषजनक करियर प्रदान करता है। वैश्विक अवसर, भारत के अलावा विदेशों में भी CT स्कैन टेक्नीशियन की डिमांड है, खासकर उन देशों में जहां मेडिकल इमेजिंग की ज़रूरत ज़्यादा है। उन्नत तकनीक का ज्ञान, CT स्कैन तकनीक में भविष्य में और सुधार होंगे। CT स्कैन तकनीक में भविष्य में और सुधार होंगे जैसे कि तेज और सटीक इमेजिंग, जिससे इस क्षेत्र में करियर की संभावनाएं बढ़ेगी। CT स्कैन टेक्नीशियन की कमाई, CT स्कैन टेक्नीशियन की सैलरी कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे अनुभव। नए टेक्नीशियन की सैलरी कम होती है लेकिन अनुभव के साथ बढ़ती है। स्थान, बड़े शहरों मुंबई, दिल्ली में सैलरी ज़्यादा होती है, छोटे शहरों में कम। संस्थान का प्रकार, प्राइवेट हॉस्पिटल में सैलरी ज़्यादा हो सकती है लेकिन सरकारी नौकरियों में अतिरिक्त लाभ जैसे पेंशन, छुट्टियां मिलती हैं। कौशल और अतिरिक्त सर्टिफिकेशन, MRI या अन्य इमेजिंग तकनीकों का ज्ञान सैलरी बढ़ा सकता है। सैलरी रेंज, शुरुआती सैलरी जो फ्रेशर है 15,000 से 30,000 प्रति माह, लगभग 1.8 लाख से 3.6 लाख प्रति वर्ष।
1 से 3 साल के अनुभव वाले को 25,000 से 50,000 प्रति माह, लगभग 3 से 6 लाख प्रति वर्ष। 5+ जो है एक्सपीरियंस वाले का 50,000 से 1 लाख प्रति माह, लगभग 6 लाख से 12 लाख प्रति वर्ष तक हो सकती है। ऊपरी सीमा, बहुत अनुभवी और विशेषज्ञ टेक्नीशियन जैसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 लाख प्रति माह तक कमा सकते हैं। अतिरिक्त लाभ, प्राइवेट सेक्टर में बोनस और इंसेंटिव, सरकारी नौकरियों में स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और अन्य लाभ। अब सीटी स्कैन कोर्स एक बेहतरीन करियर विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो हेल्थ केयर और तकनीक में रुचि रखते हैं। यह कोर्स आपको स्थिर नौकरी, अच्छी सैलरी और करियर में उन्नति के अवसर प्रदान करती है। अगर आप 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास हैं तो यह कोर्स आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। कोर्स के लिए अच्छे संस्थानों की जांच करें और उनकी मान्यता जरूर देखें। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, हम इस पर और भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो सीटी स्कैन एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है कोर्स, एक पैरामेडिकल कोर्स है। जैसे जो छात्र बहुत पैसा नहीं है, लाखों करोड़ों रुपया नहीं खर्च कर सकता है और मेडिकल फील्ड में काम करना चाहता है, उसके लिए सीटी स्कैन कंप्यूटर टोमोग्राफी कोर्स एक पैरामेडिकल कोर्स है जो छात्रों को सीटी स्कैन मशीन को ऑपरेट करने, मरीजों की स्कैनिंग करने और उच्च गुणवत्ता वाली इमेज तैयार करने की ट्रेनिंग देता है। यह कोर्स आमतौर पर डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या डिग्री प्रोग्राम के रूप में उपलब्ध होता है। सीटी स्कैन तकनीक, मशीन को चलाने और मेंटेन करने का तरीका, शारीरिक रचना एनाटॉमी, मानव शरीर की संरचना और अंगों की जानकारी भी आपको देता है। रेडियोलॉजी प्रक्रिया, स्कैनिंग के दौरान रेडिएशन सेफ्टी और मरीज की देखभाल भी आपको करना पड़ता है, इसलिए सीटी स्कैन कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कोर्स है। मरीज की तैयारी, मरीज को स्कैन से पहले मरीज को तैयार करना होता है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है ताकि मरीज को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। रिपोर्ट तैयार करना होता है, स्कैन की इमेज को रिकॉर्ड करना और रेडियोलॉजिस्ट को देना पड़ता है। इसके लिए भी एक सीटी स्कैन का जो ट्रेंड बंदा है उसकी आवश्यकता होती है। अगर आपको इस कोर्स से भी संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है ना डायरेक्टर साहब के पास कॉल कर सकते हैं रात को 8 से 10 बजे के बीच। और अगर आप इस कोर्स से संबंधित अगर आपने कोर्स कर रखा है या ये कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप डायरेक्टर के नंबर पे कॉल कर सकते हैं रात को 8 से 10 बजे के बीच। आपको जॉब वगैरह में भी आपको जहाँ तक होगा वो हेल्प किया जाएगा। सीटी स्कैन कोर्स के बारे में आप और भी अन्य जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो या इसमें कुछ कमी नज़र आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, आपको जानकारी दिया जाएगा। थैंक यू। वेलकम टू रोबस्ट पॉइंट। रोबस्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं रेडियोलॉजी। एक मेडिकल फील्ड है जिसमें इमेजिंग तकनीकों जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके शरीर के अंदरूनी हिस्सों की जांच की जाती है ताकि बीमारियों का निदान और उपचार किया जा सके। यहाँ रेडियोलॉजी करने का तरीका, खर्च और इसके काम के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। बने रहेंगे चैनल पर। रेडियोलॉजी कैसे करें? रेडियोलॉजी में करियर बनाने के लिए योग्यता इस प्रकार है। शैक्षिक योग्यता 12वीं पास करें, साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कम से कम 50 अंकों के साथ 12वीं पास करना जरूरी है। आरक्षित वर्ग के लिए 45% अंक पर्याप्त हो सकते हैं। कोर्स चुनें। रेडियोलॉजी में कई स्तर के कोर्स उपलब्ध हैं। सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने से 1 साल, सीमित स्कोप, कम सैलरी। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िए। बीएससी रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी 3 से 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स। चलिए, चंपे का फूल बेले की कली, यहाँ से बात आगे को चली। अब एमएससी रेडियोलॉजी बीएससी के बाद 2 साल का मास्टर कोर्स।
आप MBBS प्लस MD रेडियोलॉजी भी कर सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए 5.5 साल का MBBS और फिर 3 साल का MD कोर्स। प्रवेश परीक्षा, प्रवेश कैसे पाए? डिप्लोमा और BSc कोर्स के लिए कुछ कॉलेज मेरिट या प्रवेश परीक्षा जैसे एम्स, DUET, JNU, CEEB के आधार पर दाखिला देते हैं। MBBS के लिए नीट UG और MD के लिए नीट PG पास करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण और रेजिडेंसी, रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए MBBS के बाद 4 साल की रेडियोलॉजी रेजिडेंसी और स्टेट लाइसेंस जरूरी है। BSc डिप्लोमा के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंटर्नशिप करनी होती है। कौशल विकास, टेक्नोलॉजी के साथ काम करने की क्षमता, विश्लेषणात्मक कौशल, मरीजों से संवाद, बातचीत और नवीनतम तकनीक से अपडेट रहना जरूरी है। अच्छे कॉलेज, भारत में कुछ प्रसिद्ध संस्थान एम्स दिल्ली, CMC वेल्लोर, JIPMER पुडुचेरी, KGMU लखनऊ, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली। अब चल रहे सबसे बड़ी बात, रेडियोलॉजी के खर्चे कितने हैं। चलिए इस पर भी हम बात करते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स 10,000 से 50,000 तक। डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी सरकारी कॉलेज में 30,000 से 1 लाख, प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख से 10 लाख। BSc रेडियोलॉजी सरकारी कॉलेज में 2,000 से 50,000, प्राइवेट कॉलेज में 2 लाख से 10 लाख। MBBS प्लस MD सरकारी कॉलेज में 50,000 से 5 लाख पूरा कोर्स, प्राइवेट कॉलेज में 50 लाख से 2 करोड़ तक। ITI से रेडियोलॉजी टेक्नीशियन कोर्स। कुछ संस्थानों में बहुत कम फीस जैसे मेरठ, साकेत, ITI में 2 साल का डिप्लोमा ₹960। किताबें और अन्य खर्च प्रति साल 10,000 से 50,000। कॉलेज द्वारा सुझाई गई किताबें खरीदने से पहले सीनियर से सलाह ले लीजिएगा। रेडियोलॉजी के काम, रेडियोलॉजी में मुख्य 2 क्षेत्र हैं, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। इसके प्रमुख काम निम्नलिखित है, आपको जो हम बता रहे हैं सुनते जाइएगा। जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड और PT स्कैन जैसे तकनीकों से शरीर के अंदर की छवियां बनाना का इनका काम होता है। इन छवियों का विश्लेषण कर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, फ्रैक्चर का निदान करना होता है। डॉक्टर को सटीक रिपोर्ट प्रदान करना ताकि उपचार शुरू हो सके। यानी आप रेडियोलॉजिस्ट है तो आप डॉक्टर को बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इमेजिंग तकनीकों का उपयोग कर छोटी सर्जिकल प्रक्रियाएं करना जैसे स्टेंट डालना, ट्यूमर का उपचार या बायोप्सी। यह जोखिम वाली प्रक्रियाएं होती है जो मरीज के लिए सुरक्षित और तेज होती है। रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर के क्या कार्य हैं, चलिए इसको भी हम विस्तार से बता देते हैं। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर इमेजिंग डेटा का विश्लेषण, निदान और उपचार योजना बनाना। MBBS और MD की डिग्री जरूरी है इसके लिए। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन मशीनों को संचालित करना, स्कैन करना और इमेज तैयार करना। डिप्लोमा या BSc पर्याप्त इसके लिए। अन्य कार्य, विकिरण सुरक्षा सुनिश्चित करना, मरीजों को स्कैन प्रक्रिया के बारे में समझाना और उनकी देखभाल करना, नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और अनुसंधान में योगदान देना। रेडियोलॉजी में करियर स्कोप और सैलरी। नौकरी के अवसर, सरकारी, निजी अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, नर्सिंग होम, रेलवे, PSU या खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर। अब चलिए सबसे बड़ी बात, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो चलिए हम बात करते हैं सैलरी का। रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन डिप्लोमा या BSc शुरुआती वेतन 15,000 से 30,000 प्रति माह, अनुभव के साथ 50,000 तक। रेडियोलॉजिस्ट MD 1 लाख से 3 लाख प्रति माह, अनुभव के साथ और अधिक। डायग्नोस्टिक सेंटर में 3 से 8 लाख सालाना तक कमाई संभव। मांग, अब इसका मांग है या नहीं, आप कोर्स कर लिया उसका झोला उठा के चल तो नहीं देंगे। आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। भारत में रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियनों की कमी है जिससे रोजगार के अवसर ज़्यादा हैं, यानी पकड़ाव बेचने से आप बच सकते हैं। सुझाव,
अपने रुचि और बजट के अनुसार कोर्स को चुन लीजिए। अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो MBBS प्लस MD करें। अगर जल्दी जॉब चाहिए तो डिप्लोमा या BSc उपयुक्त है। सरकारी कॉलेजों को प्राथमिकता दें क्योंकि फीस कम होती है। कोर्स शुरू करने से पहले कॉलेज की मान्यता और प्लेसमेंट रिकॉर्ड जांच लें। नवीनतम तकनीक AI जैसे रेडियोलॉजी से अपडेट रहे क्योंकि यह फील्ड तकनीकी रूप से उन्नत है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू लिसनर।